ली, अब भूल जा आगे। तो नशे में बता रहा था ये उसका कर रहा था। चल किस में आते हैं टॉपिक बोलो। ये लास्ट फॉर्मूला था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मोबिलिटी लिखे नहीं है। तो मैं मोबिलिटी का खत्म हो गया था फॉर्मूला। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक वेलोसिटी भी खत्म हो गया था। जितना फार्मूला मैं यहाँ पे डराइव किया था उतना कर लिए थे, लिख लिए थे। ओम्स लॉ में नहीं सर, ओम्स लॉ को नहीं लिखे थे उसको। आप जितना लिखे तो उतना लिखे था, आगे का जो उसमें मैंने इधर ऐसा करके इधर भी लिखा था, उसको लिखे। हाँ उसको नहीं लिखे थे। ओम्स लॉ का थोड़ा सा भी नहीं। वो तो लिख लिया है। अब देख लो भाई, मैं जितना था बोर्ड में मैं पूरा लिख दिया था। अच्छा वो लिख डाले हैं भैया, लेकिन उसका नहीं, अब मेरे को नहीं पता कौन सा है बोर्ड था जितना पूरा मैं लिख के गया था। हाँ तू भी तो बैठी थी लास्ट में थी आपने, तेरे से तो पूछा ई का छोटा वाला। अच्छा इन्होंने फोटो खींच के रखे। अरे हाँ, लेकिन सर लिखवाया नहीं उसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन ओम्स लॉ का, तो हमने नहीं लिखी। ओम्स लॉ का डेफिनेशन एक लाइन का तो है, V is directly proportional to I when all other physical condition remain same। इतना के लिए हम लोग उसको नहीं लिखे। भाई तो प्रैक्टिकल फिजिक्स का और इस टाइप का एक बुक होगा कहीं देखा तो। 5 लाइन कर दिया हाँ, उसका लॉ पूरा बनाया। तो जब 4 हाँ 12th लिखा क्या? हाँ तो उसको दिखाना है क्या ओम्स लॉ को? जो फार्मूला लिखे हो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो लिखना बच गया होगा उसको लिखो। ओम्स लॉ को लिखो तो ओम्स लॉ एंड इट्स लिखो, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। ओम्स लॉ का डेफिनेशन ना लिखो, 5 लाइन का है इसको। नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसको लिखना, उसको छोड़ना ओम्स तो लॉ एंड लिमिटेशन। हटाया आपको हाँ ओम्स लॉ एंड इट्स छोड़ के तो लिमिटेशन एंड इट्स लिमिटेशन। लिखो, लिख ली हेडिंग। लिखो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional DIRECTLY directly proportional to the potential difference across across the end of the conductor। across the end of the conductor provided other physical quantities of the conductor are kept constant। are kept constant। लिख ली इतना। अब लिखो सिंबॉलिकली, if V indicate potential difference and I flowing current then V is directly proportional to I, ऐसा लिख लेना। आई क्या I flowing current। This implies that V equal R
आई फ्लोइंग करंट हो गया स्टेप V इक्वल आर आई लिख लिए, हाँ इतना लिखना है। Where R is वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वो जो फार्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट तक, उसको तुम फोटो वगैरह खींचे होगे तो लिखे तो होगे, तो उसको लिख लो। वी नो दैट R इज गिवन बाई, क्या तो डिराइव किए थे कल अपन, ये एम एल अपान एन ई स्क्वायर और ए टाउ, ये फार्मूला डिराइव किए थे अपन लास्ट में। डेरिवेशन को नहीं लिखते। सर वी नो दैट डेरिवेशन को जो कहीं लिखा होगा लिख लेना ना, या फोटो वोटो खींचे होंगे उसमें, फिर उसी को दिखाना पड़ेगा मेरे को शुरू से। वी नो दैट R इक्वल एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। वी नो दैट आर इज वी नो दैट We know the entire ये लिखेंगे ना I is equal to N E A G B। नहीं, वो आखिरी में जब उसको डेराइव करते जाओगे ना, तो रेजिस्टेंस जो है R को अपन इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो कल जो लिखे होंगे उसमें देखो आया होगा उतना। V अपान I को एक तरफ करते हैं, उसको R लिख देते हैं, तो लास्ट में जो फार्मूला आता है यही आता है। पहले I का लिखते हैं, फिर B का हाँ। EL करके लिखते हैं, R N E A B D करके, सबका वैल्यू लिखे हैं, लास्ट में ट्रांसपोज किए हैं। फिर R इक्वल टू EL अपॉन में N E A B D करके, फिर वही निकल गया। हाँ, तो यही तो है, तो इसी को तो लिखना है। सिर्फ उसी को बस। हाँ, नहीं उतना लिखने के बाद ये सब करना है। M कहाँ से फिर M इधर वाले मैम नहीं, इधर वाले मैम इसे हमने लिखा बाद में वही आप लिखो, कॉपी हो जाएगा। देखो इसीलिए ना तुरंत लिख लो तो ठीक रहता है, गड़बड़ हो जाता है नहीं। उस तरफ है ना, उस तरफ। इक्वल एन ई ए फील्ड इंटेंस, यहाँ पे ई एल लिखा है और ये एम, यहाँ पे जो है ना एक्सेलरेशन इक्वल फोर वो निकाले अपन। यहाँ पे जो ये वी डी जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका वैल्यू रखे होंगे। एल क्या चीज़ के लिए लिया था मैं? अच्छा वही इंटू एल तो है, ठीक है, एल तो ठीक है। हाँ, वी इक्वल ई एल होता है आर एन ई ए वी डी, ठीक है। वही जैसे आई वी का वैल्यू लिखेंगे, फिर वैसे कर वही बस से स्टार्ट करेंगे ना। हाँ हाँ, ये कैसे आया है तो बताया था मैं, एन ई ए वी डी, इसको तो अलग से डिराइव करके बताया था कैसे आया। आई इक्वल एन ई ए वी डी यदि ऊपर से लिखाया तो हूँ सबको ना, यहाँ तक इसका डेरिवेशन है। इसके बाद आई जे ये करंट डेंसिटी निकाले। अब हम जानते हैं कि आई इक्वल एन ई ए वी डी होता है। वी नो दैट करके इसको आगे बढ़ना है हमको। वी नो दैट आई इक्वल एन ई ए वी डी, ठीक है। अब वी यहाँ पे आई की जगह वी अपन आर लिखे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो वी इक्वल आर एन ई ए वी डी मिला। यहाँ तक भी ठीक है। वी इक्वल ई इंटू एल होता है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे एम जो लिखे हैं, आर इक्वल ई एल अपान, ठीक है। अब ई क्या है? फोर्स है, ठीक है ना। तो फोर्स इक्वल क्या होता है? हाँ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन वाले टर्म्स को कहाँ कर दिए हो? रुको रुको रुको, अब हमको भूल गए थे, बाद में डाल।
पुस्तक को दिखाया जा रहा क्या कुछ गलती किया हूँ मैं। एम किस चीज़ के लिए लिए हैं? अपन मास के लिए लिए होंगे तो ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं ठीक तो है, नहीं नहीं वो नहीं है। वी डी का वैल्यू रखे हैं, देखो वी डी का वैल्यू रखे हैं स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। मैं बता सकता हूँ, अब देखो ला ये जो है ना, हाँ वी डी का वैल्यू है वो हाँ, तो वी डी का वैल्यू रखेंगे तो नीचे में वी डी क्या है, वी डी इक्वल आया है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब उसको नीचे में वी डी है उसमें रखेंगे तो एम ट्रांसपोज ऊपर है। हाँ ठीक तो है वो, हाँ ठीक ठीक, हाँ उतना ही लिखना है। पहले आई का वैल्यू लिखेंगे, वी का वैल्यू है ना। हाँ हाँ ये तो ठीक है, यही तो वी डी का वैल्यू रखे हैं। ये जो वी डी आया है ना वहाँ पे, तो वी डी का वैल्यू रख के जब सॉल्व किए तो इतना आया है। मैं तुमको लिख के बता देता हूँ कि क्या आया है, मैं क्या रखा। क्या ये यहाँ से लिखेंगे ना। हाँ ये डायग्राम बना के ये तो उसमें का है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड हाँ तो उसी से आगे बढ़ने पे वो आ जाता है। तो ये उसका हो गया यहाँ देख ये जो अपन डिराइव किए ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हमने फार्मूला डिराइव करते गए हैं। तो हमको जो भी आई का मान मिला है उसको अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आई का वैल्यू लिख दें। हाँ बस, हाँ आई बस वही लिखना है, आई का वैल्यू वहाँ रखना है। उसके बाद हाँ अब कैसे आया बता दूंगा, फिर अभी आगे बढ़ो, फिर से बता दूंगा उसको मैं। ओ करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, देखो कहोगे तो मैं उसी को फिर से बता देता हूँ। बताना पड़ेगा फिर से। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये पहले डेफिनेशन बताया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है। जब हम किसी कंडक्टिव वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स के डायरेक्शन में ग्रेजुअली मूव करने लगता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। और बार बार किसी चार्ज पार्टिकल से कोलिजन के कारण उसका स्पीड जो है लगातार जीरो, फिर धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम पहुंचता है, फिर जीरो। तो इस टाइप से, लेकिन जो इनिशियल स्पीड जो होता है वो थर्मल इन्फ्लुएंस के कारण जो उसकी इधर उधर मूव करते रहता है ना, वो उसका इनिशियल स्पीड होता है। जैसे ही हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं या एक्सर्ट करते हैं दोनों एंड पॉइंट पे उसके बीच में, तो उसमें एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है और उस फोर्स के कारण जो चार्ज कैरियर है वो मूव करने लगता है, और उसके चार्ज कैरियर के मूव करने को ही हम करंट बह रहा है कहते हैं। यहाँ तक बताया था मैं। अब उसके बाद वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक आया था। तो एवरेज वेलोसिटी एन बार, मान लो कोई जो चार्ज कैरियर है वो एन कोलिजन में जितना उसका स्पीड है, मान लो v1 v2 v3 vn है, तो सब का एवरेज निकालते हैं तो जो मिलता है वही उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। यहाँ तक तो किए थे। अब मैं ओम्स लॉ बताने से पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, यदि किसी क्या कंडक्टिव वायर के दोनों सिरों पे अपन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें करंट बहने लगता है। तो वो उसको मैं डेराइव किया था, और हेडिंग क्या था उसका, किस हेडिंग में उसको बताया था, क्या है? हाँ तो उसी को फिर से मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो देखो ये भी है, ये मान लो एल लेंथ का, ऐसा मोटा पतला नहीं रहता है लेकिन बन गया है, मोटू पतलू आता है एक ठो है। हाँ ये मान लो एल लंबाई का कंडक्टिंग वायर है, मतलब कंडक्टर है। इससे करंट जो है चार्ज कैरियर इजीली फ्लो होता है। अब इसका मैं ये माना था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल एन है, ठीक है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है इक्वल VD, ये सब माना था मैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये सब मान लिए अपन। ठीक है, अब मैं क्या किया था कल, मैं VD लेंथ का ही वो ले लिया था, क्या टुकड़ा ले लिया था उस कंडक्टर। मैं सपोज पूरे लेंथ को लेते हैं एल को, ठीक है ना, वो आएगा वो इच। तो अब यहाँ पे इस पूरे लेंथ में कितने चार्ज हैं कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर क्या होगा बोलो? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है इसको बोलो, क्या होगा इसका वॉल्यूम? एरिया बेस इनटू हाइट। क्या है एरिया बेस या क्रॉस सेक्शन एरिया? AL। और यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? N। तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? इनटू N। समझ में आया? इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब चार्ज कैरियर, चार्ज इक्वल हो जाएगा ALNE। ठीक, अब यहाँ पे मान लो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, मतलब पर सेकेंड वो VD डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। तो L डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा, या L डिस्टेंस को कितना टाइम में कवर करेगा? L डिस्टेंस पे, पूरे L डिस्टेंस पे जो चार्ज है वो T टाइम पे मान लो पूरा L डिस्टेंस को कवर करता है, तो यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो होगा ये हमको निकालना है। कैसे करोगे? चलो, कल बताया था थोड़ा सा अलग टाइप बताया था मैं, आज थोड़ा सा चेंज है। तू कैसे मुँह फुला के बैठी, समझ में नहीं आ रहा है? मुँह फुल ही टाइप बैठी है आज। ये कहाँ पे है तुम्हारे, इसमें कहाँ पे है? तू का खोल के बैठी है? अच्छा, ओम्स लॉ के बाद है ये? पहले है ना, वही तो। इसको फिर से बताने के लिए बोला जा रहा है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। हाँ, वही तो मैं बोला क्या खोल के बैठी, इसलिए तो मैं देख रहा हूँ। खैर, अच्छा ये बताओ, स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लेगा? टाइम टेकन टू फ्लो द डिस्टेंस L इज गिवन बाई सपोज T बी द टाइम, देन टाइम T इक्वल क्या होगा? अरे ये सब कैसे नखरा कर रहा है सब पेन। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ढक्कन ही तो बदलेगा, स्याही होगा तो कोई भी चलेगा। ऐसा भयंकर ना, ये तो ब्लू है, ये चल जाएगा तो इसी में कर देंगे कुछ भी। देख, ब्लैक में दोनों चला के देखता हूँ मैं। ये देख, इसमें थोड़ा सा चल रहा है, चलो जब तक चलता है देखते हैं। ये टाइम T इक्वल हो जाएगा, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल क्या होगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ऐसा नहीं होता, एस अपॉन T इक्वल होता है स्पीड, VD है समझो। तो हमको T निकालना है, तो एस अपॉन VD, मगर एस की जगह यहाँ क्या है? तो T इक्वल L अपॉन VD, ये हो गया। अब करंट क्या होता है? देखो, इतना समय में इतना चार्ज जो है इस पूरे पार्ट को यहाँ से यहाँ तक बह के इसको पार कर लेता है, ठीक। तो करंट इक्वल क्या होता है? Q अपॉन T। तो करंट I इक्वल हो जाएगा Q अपॉन T होता है
तो आई इक्वल हो जाएगा, ये ऐसा है ना, क्यू क्या है यहाँ पे, ये चार्ज है क्यू, ये है एन ई ए एल अपान, ये है टी, टी मतलब एल अपान वी डी, एल अपान वी डी, ठीक। एल एल तो कट जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो एन ई ए वी डी, ऐसे में भी वही आया, ठीक है। पहले वाला छोटा सा हाँ वो तो मैं अपना डेरिवेशन दे दिया था ना कल, अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो पुस्तक वाला बता दिया, वही ऐसे ही बन लिए फिर आगे बढ़े। ठीक। ये करंट आई इक्वल इतना हमको मिल गया, तो वाला लिखे तो ठीक है ना, उसमें क्या फ़र्क है, बस इसमें एल लिया है, उसमें एल को वी डी ले लिया हूँ, इतना ही फ़र्क है बस। अब तुम जय बार पूछोगे यहाँ पे क्या है? इस्माइली ईडी, BD A dash और B dash रेजिस्टेंस है। A dash B dash नहीं है ना यहाँ पे? हाँ तो मैं पूरे ए डेस बी डेस ये लेंथ लिया था कल, यहाँ पे ए डेस यहाँ बी डेस लिया था, उसका लेंथ वी डी लिया था, मैं पूरे ए और बी ऐसा है पूरा लंबाई को ले लिया, अच्छे लंबाई को BD दी। हाँ वी डी नहीं लिया हूँ, पूरा लंबाई एल लिया हूँ। तो BD क्या करेगा? वी डी जो है स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो इस पूरे लंबाई को पार करने में कितना समय लेगा ये निकाल लिया हूँ मैं आज, पुस्तक में जैसा दिया है वही से पूरा देख लो। ऐसा ही। मेरा फोटो आना चाहिए वो ऐसा। थोड़े सा है। अब v इक्वल क्या होता है, आर आई होता है ना, तो आर आई इक्वल यहाँ पे देखो, आई की जगह क्या लिखोगे यहीं पे, ऐसा आई की जगह लिखोगे v अपान आर, v अपान आर इक्वल एन ई ए वी डी, ये लिखोगे। अब v इक्वल क्या होता है, ई डी, v इक्वल आर आई होता है, वो तो मैं आई की जगह v अपन आर लिखा हूँ, तो फिर आर आई लिखोगे तो आर आर कट के फिर से आई नहीं आ जाएगा वो। अरे देखो लेंथ और इंटेंसिटी में जब हम इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे इस ए और बी के बीच में, तो इन अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मान लो वो ई है, तो क्या होता है v इक्वल होता है ई इंटू एल अपान आर इक्वल एन ई ए वी डी, ठीक। हमको निकालना है आर, ठीक है, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा बोलो, ये नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ई एल अपान एन ई ए वी डी, ऐसा हो जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो यही तो आएगा। अब वी डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट वी डी इक्वल स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम इंटू टाउ, ये होता है वी डी का वैल्यू, इसको पुट कर दोगे तो आर इक्वल क्या आ जाएगा। हाँ ये तुम लिखने की इच्छा थोड़ी है किसी को, फोटो खींच ले, तेरे को वीडियो शूटिंग करना है वीडियो शूटिंग कर ले, जो करना है कर, जल्दी कर, आगे बढ़ूंगा। बेटाऊँ वीडियो शूटिंग करके क्या है, करना तो अभी करूँगी, आप समझा रहे हो। अच्छा यूट्यूब में मिल जाना है हम लोगों को इस बार। हाँ क्या बात है, इसके पास ना सेकंड फ्लोर में कुछ इस साल आए मटेरियल आया है। ऐसा करके ले आई हूँ थोड़ा सा। आप ही के पिज्जा चाउमीन बर्गर बन हैं? आज कुछ खा रही हूँ। अच्छा टाइपिंग करेंगे तो पता है। अच्छा ठीक, तो वी डी का वैल्यू रख दो, तो आर इक्वल हो जाएगा, देखो ई एल, हाँ एम को ले जाते हैं ऊपर, और जो बचेगा क्या बचेगा, एन ई ए वी डी का मान रखना है, तो ई कैपिटल ई, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल ई स्क्वायर, और टाउ, ये ई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही आया है, यही रेजिस्टेंस है।
ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ अब इसके बाद मैं जो बता रहा था ना, वो इसके बाद का स्टेप है। वही मैं तो था सर, बात किस पर कहाँ से है? अभी जो बता रहा था ना ओम्स लॉ में, नहीं अभी क्या पूछे थे तुम, कौन सा हेडिंग? विनोद ऐड कर दिए तो हाँ भाई, तो विनोद ऐड करके यहीं से अपन शुरू कर रहे थे। क्या ये किस पे डिपेंड कर, हाँ तो ये किस पे डिपेंड करेगा यहीं से मेरे को बताना है बस, और कुछ नहीं। आर जो है, अच्छा, मतलब यहाँ तक उसमें रहेंगे इलेक्ट्रिक करंट और हाँ। वेलोसिटी में लिखेंगे हाँ यहाँ तक। हाँ और ओम्स लॉ में इसके बाद कर लिखेंगे। हाँ, ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ तो लिखोगे, हाँ उसको भी इक्वल जितना में लिखाए हुआ जो लिखोगे, हाँ उसके बाद वी नो दैट आर इक्वल दिस, हाँ तो आर उसमें आता है ना रेजिस्टेंस, हाँ तो कर सकते हैं ना कि हाँ। अब आर कहाँ से आया इतना, ये बात तो पूछेगा तो तुमको डेराइव करना है। तो वहाँ पर टाउ क्या है? टाउ जो है टाइम पीरियड है, एवरेज टाइम पीरियड। एवरेज टाइम पीरियड मतलब एन कोलिजन, मान लो एन कोलिजन होता है तो उसमें टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डैश 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 टाउ एन टाइम लगता है वो, तो उन सब का एवरेज जो निकालते हैं ना उसको टाउ लेता है वो। हाँ, टाउ इक्वल टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डैश 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 टाउ एन होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन मीन्स एन। ये जो वैसा नंबर ऑफ चार्ज है लगता है। स्मॉल ही, हाँ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन कह सकता है। ये क्या है ना, तुम जितने बार पूछोगे ना, कभी कभी होता क्या है कि मैं आज पूछे हूँ उसको, आज दिमाग में कुछ अलग आइडिया आ गया तो वैसा बता दिए, कल फिर पूछोगे तो मैं सोचूंगा क्या, हाँ ये करते जाऊंगा तो दूसरे में भी आ जाएगा वो, ऐसा तो है। मैंने सोचते जाओ, आइडिया आते जाता है, सही सोच हो तो सही में आंसर आ जाता है, कहीं गड़बड़ हो गया तो गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ओम्स लॉ में हमको आर तो मिल गया, वो आर जो है इस पे डिपेंड करता है, आर इक्वल इतना होता है। यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है ये बताया है वहाँ पे, तो ये इस एक फार्मूला से तुम बता सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, डेंसिटी और टाइम टाउ। बाकी सब तो किसी एक स्पेसिफिक, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, वो तो कांस्टेंट है, और ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन में, वो भी कांस्टेंट है। एम अपान ई स्क्वायर जो है हमेशा कांस्टेंट है, तो तुम ऐसा लिख सकते हो इसको, आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपान एन ए टाउ, डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ क्यों, इसको तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हो, एम अपान ई स्क्वायर को। यह तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होगा ना, ये चेंज नहीं होगा। अब अलग अलग सब्सटेंस में यही चेंज हो सकता है, लंबाई बदल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बदल सकते हैं। अब यदि सब्सटेंस अलग है तो उसकी डेंसिटी बदल सकती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। पीतल में कुछ और होता है, चांदी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ और होता है। अलग अलग सबसे ज़्यादा कंडक्टिव कौन है जानते हो, चांदी हो। उसमें क्या है कि यूनिट वैल्यू में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर में जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो नेचर पे डिपेंड करता है, ऐसा कहते हैं ना, रेजिस्टेंस जो है सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। ये जो एन है ना, उसके नेचर वाले पार्ट को बताता है। नेचर क्यों हुआ, क्योंकि नेचर ही निर्धारित कर दिया है कि उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। तुम तय नहीं करोगे उसको, लंबाई को तुम बढ़ा सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया को तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो ये जो टाइम है ना, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। वो नेचर ही निर्धारित कर देता है कि किस सब्सटेंस में एन कितना होगा, माने फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा यूनिट वैल्यू में। तो ये इसीलिए बोलता है कि रेजिस्टेंस जो है उस सब्सटेंस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। नेचर मतलब एन और टाउ, ठीक। बाकी एल तो हमारे ऊपर है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमारे ऊपर, ये तो हमेशा कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो है कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट लिख रहा था, घेर के छोड़ दिया। अब यही लिखा होगा तो तुमको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तुम ये एक फार्मूला याद रखो, सब लिख सकते हो। एल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अच्छा अब इसी को क्या कहते हैं, देखो तुम उधर पढ़े होगे कहीं पे 10th में, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर इसको ऐसा लिखोगे, इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रो एल अपान ए। ये रो क्या है जानते हो, स्पेसिफिक रेजिटिविटी है, याद आया? स्पेसिफिक रेजिटिविटी रो जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है इसमें एम, तो हाँ एम अपान ई स्क्वायर, और ये जो टाउ और एन है ना, ये एन और इसी के साथ ले लोगे तुम, ई तो ये तो कांस्टेंट है, कुछ मतलब नहीं है, एन और टाउ। तो ये स्पेसिफिक रेजिटिविटी जो है डिपेंड करता है एन और टाउ पे, और इस प्रकार स्पेसिफिक रेजिटिविटी 1 अपान एन इंटू टाउ की इक्वल होगा, या उस एन और टाउ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों जानते हो? रेजिटिविटी क्या है बताओ, तो क्या पढ़े हो? हाँ, रेजिटिविटी जो है नेचर पे डिपेंड करता है। रेजिटिविटी क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का और 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जिस किसी भी यूनिट में लोगे उसके हिसाब से, तो एक निश्चित यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 मीटर लेंथ, यदि ऐसा यूनिट में लोगे तो 1 मीटर स्क्वायर बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया, यदि CGS में लोगे तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 सेंटीमीटर लेंथ का टुकड़ा लोगे, तो उस टुकड़े का अलग अलग सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए वो फिक्स होगा, क्योंकि स्पेसिफिक सब्सटेंस में ये एन और टाउ फिक्स हैं। ठीक है ना? तो स्पेसिफिक रेजिटिविटी जो है वो उस सब्सटेंस के नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो नेचर ही तय कर दिया है कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही स्पेसिफिक रेजिटिविटी कम होगा, कंडक्टिव ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस तो कम होगा ही होगा। ये जो टाइम है एवरेज टाइम, एन कोलिजन का जो एवरेज टाइम देते हैं हम, वो जितना ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक रेजिटिविटी उतना ही कम होगा। तो ये जो है ना स्पेसिफिक रेजिटिविटी जो लेते हैं अपन 10th में पढ़े होंगे, ये वही है। ठीक, तब किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक बताओ? हाँ बोल। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ हाँ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के। हाँ, तो टाउ और एन जो है उसके नहीं होंगे। मैं क्या बोला? टाउ ये हम जो बदल सकते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हम क्या बदल सकते हैं? रेजिस्टेंस या कंडक्टर की लंबाई को बदल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को बदल सकते हैं, एन और टाउ को तो नहीं बदल सकते। हाँ, वो डिपेंड कर जो भी ले रहा हूँ उसके नेचर पे। हाँ। तो मतलब उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। है ना, अलग अलग सब्सटेंस एक ही सब्सटेंस के लिए लोगे ना तो वो कांस्टेंट है एन और टाउ। अब सब्सटेंस बदलोगे तब वो बदलेगा। तो हम एक ही सब्सटेंस के बारे में बात करें तो एन और टाउ फिक्स है। अलग अलग सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये जो टाइम है वो अलग अलग होगा। ठीक है ना? इसी को तो नेचर कह रहा है भाई। नेचर ही हमको बताया है, हमको दिया है, ये पीतल है, ये चांदी है, ये सोना है, तुम थोड़ी बनाते हो उसको, वो तो नेचर दे दिया है तुमको। प्योरीफिकेशन जरूर करते हो, लोहा का और मिलता है, उसको प्योरीफाई करके तुम लोहा निकाल लेते हो उसमें से, लोहा बनाते तो नहीं हो ना, तो नेचुरल गिफ्टेड है समझो। और सोना तो वैसे ही बनाते ही नहीं, सोना जिस रूप में मिलता है वही होता है। सोना अपन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, नहीं बनता। सोना यदि तुम बनाओगे नेचुरली, मतलब उसका आर्टिफिशियली, तो इतना कॉस्ट आता है कि उससे अच्छा तुम सोना खरीदना उचित समझोगे। अब देखो सोने का एटॉमिक नंबर क्या होता है बता, मान लो जो भी होता है, उतने हाइड्रोजन को तो डिफ्यूज़ कर देना एक दूसरे में। यदि वो कर पाई तो सोना बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को डिफ्यूज़ करना जो है, कितना टेम्परेचर चाहिए तुमको? सूर्य में 2 हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनाते हैं, मालूम है कितना टेम्परेचर चाहिए उसके लिए? सूर्य में तप रहा है, उसका हीट यहाँ तक आ रहा है, और तू हाइड्रोजन को डिफ्यूज़ करेगी तो क्या डिफ्यूज़ करते तक वहाँ जीवित खड़े रहेगी? तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि वेपराइज हो जाएगी सीधा, राखड़ भी नहीं बचेगा। सोना बनाने के हाँ,
कार्बन से डायमंड बनता है तो कार्बन का केवल फॉर्म चेंज नहीं होता, वो कार्बन ही होता है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। क्या है, प्योर कार्बन को बहुत अधिक प्रेशर से दबाओ, हजारों हार्स पावर के प्रेशर से दबाओगे तो इतना ठोस हो जाता है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो 1 के इक्वल हो जाता है। मतलब एक बार लाइट रे जहाँ इंटर करता है ना उसी में अंदर घूमते रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए वो चमक पैदा करता है। बस इतना ही उसकी प्रॉपर्टी, रहने को कोयला ही है। हाँ, अब दुनिया चमक से प्रभावित होता है ना, इसलिए वो कीमती है। ओम्स लॉ को डेराइव करो बोलेगा तो ओम्स लॉ को ऐसे ही डेरिवेशन भी यही है। ओम्स जैसे अब भाई अपन क्या किए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फार्मूला निकालते निकालते रेजिस्टेंस निकाल दिए, ठीक है। अब ओम्स लॉ का डेरिवेशन तो खैर नहीं दिया है, जहाँ दिया होगा वहाँ बताऊंगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, लिमिटेशन क्या है, मैं हेडिंग लिमिटेशन भी लिखवाया हूँ ना, तो लिखो लिमिटेशंस लिख लो, बिनो दैट करके लिखे हो R = ml/n e² a/τ, उसके नीचे लिख लो लिमिटेशंस। ये R = ρ/L/A को भी लिखना है। ये इसके बाद का स्टेप है, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जहाँ चर्चा होगा ना वहीं लिखेंगे, इसको मिटा दिया, नहीं लिखना है अभी। इसी से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, मैं यहीं पे बता दिया उसको। हाँ लिख लिए, कोई बात नहीं, वहाँ भी आएगा तो वहाँ एक बार और लिख लेना। हाँ लिखो, पहला लिमिटेशन लिखो, पहला लिमिटेशन लिखो, पोटेंशियल V इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I। proportional to I. This is true for only good conductor. दिस इज ट्रू फॉर ओनली गुड कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में फॉलो नहीं करता इस रूल को, गुड कंडक्टर के लिए भर सही है। गुड कंडक्टर, गुड GOOD। क्या लिखे, गुड कंडक्टर नहीं पूरा लाइन बोलो ना। हाँ ये केवल गुड कंडक्टर के लिए सही है। दिस इज ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर वन, हाँ दिस इज ओनली ट्रू, क्या, हाँ दिस इज ट्रू ओनली फॉर गुड कंडक्टर। देखो अभी कंफ्यूज हो गया था मैं खुद। लिख हो गया। दूसरा लिखो, लिखो रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। बस इतना ही लिखो, यूनिक, UNIQUE, बस इतना ही लिखो। ये हमेशा क्या है कि ना केवल कंडक्टर के लिए सही है, बाकी सब के लिए सही नहीं। अब करंट डेंसिटी तो मैं बता चुका हूँ। अब क्या है देखो तो बुक में तुम्हारा हेडिंग वही है जो आप बताए ना विरो, हाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिखा दे तो पुस्तक में कुछ का कुछ लिखवा दूंगा, तुम लोग सिर पकड़ के बैठे रहोगे। और टाइम हो गया कल। अरे चुप, अरे मेरे को ना थोड़ा सा 2 मिनट बाजार जाना पड़ेगा, तेरे 2-4 मिनट बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, आप जाते तक हम लोग नहीं तुम लोग मत रुकना।
गए समोसा लेके आना रुके। बाजार जाएंगे तो सब्जी लाना तो बोल के। उसको रुकने तो रुकेगी ओके। ये पागल अब वही तो है, ये सब तो मैं बता चुका। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज, अरे सुनो, ये सब मैं बता चुका। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो सब फार्मूला में आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आ जाओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ आर रेजिटिविटी में। कितना टाइम हुआ अभी देखो टाइम। गाने चाहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नहीं लिखेंगे। हाँ सब इसी में आ गया। देखो ये फार्मूला याद रहे, बाकी सब उसी में है, सब लाइन से है। देखो रेजिटिविटी भी इसी में है, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ेगा थ्योरी कल बताएंगे। थ्योरी अभी नहीं लिखेंगे। इसमें, नहीं लिखना है। देखो मेरा बताने का मतलब ये है कि तुमको 60 में उसको समझा दे ताकि याद रहे। तो वो जो थ्योरी पार्ट लिखा है ना, वो इसी फार्मूला को देख देख के लिखा है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल दिया है, देखो उसमें। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए भी दिया है उसमें, देख लो। दूसरा, तीसरा लिखा है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टाउ, और चौथा लिखा है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो तुम एक फार्मूला से याद है तो उसको अलग अलग क्या, जब आप पूछेगा तो लिख देना। उसको छोटा सा अगर मन किया। हाँ तो भाई क्या वो बोल रही है रेजिटिविटी को कल तो कल ही, ठीक है। अब ना देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, फिजिक्स का कम हुआ है जैसा हिसाब से, जितना दिन पढ़ते हो गया तुमको, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ता है। ले आज कोई पुस्तक मत भूलना किसका है इधर।